चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? जनसंख्या। जहां तक पढ़ाए उतना समझ में आ गया ना? उतना याद है ना? है खड़ा हो जाए। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य क्या? केरल। अच्छा, केरल। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, न्यूनतम वाला केरल और अधिकतम वाला बिहार। नहीं पढ़े हैं? पिछले क्लास में नहीं आए हुए थे? काहे न पढ़े? बच गए? फीवर था, बहाना। दशकीय वृद्धि दर का फॉर्मूला। दशकीय वृद्धि दर का फॉर्मूला। हाँ, नहीं लिखा है? इस पे ध्यान दीजिएगा तो क्या पढ़िएगा आप? अजीब हाल है। बैठिए। ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। दो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 918। बैठ जाइए। भारत ने परिवार नियोजन प्रणाली को कब अपनाया? है 1960, 52। बैठ जाइए। हे खड़ा हो जाइए। आप बड़ी इसको हेल्प कर रहे थे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए क्या है? हे शांत रहिए आप लोग। आए हाँ, ठीक है, ठाक है। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी एकदम पृथ्वी पर का बोझ है। बैठती है आगे में, बैठती है आगे में, जवाब नहीं देती। आगे में उसको बैठने का अधिकार है जो जवाब देगी। आगे क्लास से पीछे में बैठिएगा। चलिए आगे आ जाइए। चलिए कमेंट हटा दीजिए। आ जाइए। देखिए, अब बहुत सारी चीजें हैं जनसंख्या में, बहुत सारी चीजें जो जनसंख्या में और है उसको हम लोग देखते हैं। जो भी चीज है उसको हम लोग देखते हैं।
जैसे आपको जनसंख्या में भारत ने पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की है, भारत की लेटेस्ट जनसंख्या नीति कौन है, नगरीय जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक जनसंख्या, इन सभी चीजों को देखेंगे और आज जो है ये खत्म कर देंगे, आज खत्म हो जाएगा और एक डाटा का जो है एक चार्ट हम आपको दे देंगे। ठीक है, एक डाटा का एक चार्ट हम आपको दे देंगे, अगले क्लास में आपको वो डाटा का चार्ट मिल जाएगा। लेकिन आज जितना अन्य चीज है उन चीजों को एक एक करके समझ लेते हैं, लिख लेते हैं और उसके बाद जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो कुछ महत्वपूर्ण डाटा है उसका एक चार्ट हम आपको दे देंगे, उसको आपको जो है कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, देखिए आजादी के बाद से भारत की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। भारत की जनसंख्या में जो बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है उस पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर ही भारत सरकार के द्वारा पहली जनसंख्या नीति 1976 ईस्वी में घोषित की गई। अर्थात हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि जो भारत की पहली जनसंख्या नीति है, भारत की जो पहली जनसंख्या नीति है वह आई है 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। और इसके बाद वर्ष 2002 ईस्वी में भारत की नई जनसंख्या नीति आई। वर्ष 2002 में जो भारत की नई जनसंख्या नीति आई उस जनसंख्या नीति में कई सारे लक्ष्य रखे गए थे। उस जनसंख्या नीति में पहला लक्ष्य तो यही रखा गया था कि 2045 ईस्वी तक भारत प्रयास करेगा कि जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। दूसरा लक्ष्य यह रखा गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर 2010 ईस्वी तक घटाकर 2.1 कर दिया जाए, 2.1 कर दिया जाए, 2.1 कर दिया जाए। लेकिन अभी भी भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, 2.2 है। इसके बाद यह प्रावधान किया गया कि सरकार का प्रयास यह रहना चाहिए कि 80% प्रसव, 80% बच्चा का डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो। और इसमें यह भी कहा गया था कि लड़कियों के विवाह का उम्र 18 वर्ष, लड़कों के विवाह का उम्र 21 वर्ष रहना चाहिए। ये तमाम प्रावधान 2000 ईस्वी के जनसंख्या नीति में थे, 2000 ईस्वी के जनसंख्या नीति में थे। अब यहां पर एक शब्द है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, कुल प्रजनन दर। ये क्या होता है? देखिए, अब आप देखते होंगे कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो शादी नहीं करती है, जैसे ममता बनर्जी, मायावती, और भी महिलाएं होंगी देश के भीतर। ये सब तो एग्जाम्पल है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो शादी करती है लेकिन उसको बच्चा नहीं होता है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको एक बच्चा होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको 2 बच्चा होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको 6 बच्चा होता है। हंसिए नहीं, अजीब हाल है आप लोग। अब महाराज तब समझाएंगे ना, अब नहीं समझाएंगे। जाइए लिखिए, अब लिखिए, लिखिए, अब लिखिए, लिखिए, लिखिए। अब
लिखिए। अब ऐसे कीजिएगा तो कैसे समझाएंगे? लिखिए, भारत स्टार मार के लिखिएगा। भारत हेडिंग नाना गांव में आम खाने के लिए गए गर्मी के छुट्टी में। ठीक है, नानी गांव ने नाना गांव, समझ गया? हेडिंग यही मारना है। भारत की जनसंख्या हेडिंग मरवाए हुए हैं, वो खत्म नहीं हुआ, अगला हेडिंग वो खोज रहा है, तो उसको नाने गांव में भेजिएगा आम खाने के लिए। सही विद्यार्थी तो नानी गांव जाता है आम खाने के लिए गर्मी के छुट्टी में, इसलिए उसको बोले नाना गांव में आम खाने के लिए जाना है। यही हेडिंग है आपका। आम का सीजन खत्म हो गया। ओ चलिए लिखिए, लिखिए। अजीब हाल है, एगो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसको हेडिंग सूझता। लिखिए, भारत सरकार ने अपनी पहली जनसंख्या नीति भारत सरकार ने अपनी पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 ईस्वी में घोषित किया है। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। याद भी करते जाना है। बताइए, भारत ने अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की है? भारत ने अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया? 1900। इस समय देश की प्रधानमंत्री अगला पॉइंट 2000 ईस्वी में, अगला पॉइंट 2000 ईस्वी में भारत की 2000 ईस्वी में भारत की नई जनसंख्या नीति आई है। 2000 ईस्वी में भारत की नई जनसंख्या नीति आई है। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। 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 एक नंबर में
2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर 2.1 कर लेना है। 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर 2.1 कर लेना है, 2.1 कर लेना है, 2.1 कर लेना है, फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान रहे कि वर्तमान समय तक वर्तमान समय तक देश का कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है। कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है। प्रति महिला है। अरे कुल प्रजनन दर ये होता है कि हम आपको समझा रहे थे, इसको अंग्रेजी में टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं और शॉर्ट में TFR कहते हैं। तो हम आपको ये बात बोल रहे थे कि देश में जितनी महिलाएं हैं, देश की लगभग आधी आबादी महिला ही है, आधी आबादी लगभग महिला है, थोड़ा सा कम, आधा से थोड़ा कम महिला है। तो अब कुछ महिलाएं विवाह नहीं करती है, कुछ महिलाएं विवाह करती है लेकिन उसको संतान नहीं होता है। किसी को एक संतान होता है, किसी को 2 संतान होता है, किसी को अनेकों संतान होता है। तो होता यह है कि एवरेज निकाला जाता है, एवरेज। जैसे अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में एवरेज, औसत, कि जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में 5 सदस्य है, मम्मी पापा भाई बहन और दादा, 5 गो लोग हैं। दादा का उम्र 80 वर्ष, मम्मी का उम्र 50 वर्ष, पिताजी का उम्र 55 वर्ष, भाई का उम्र 18 वर्ष, बहन का उम्र 14 वर्ष। तो अब उस परिवार का अगर औसत उम्र पूछा जाए, कोई परिवार है जिसमें दादा है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सबका अलग अलग उम्र है। अब उस परिवार का अगर औसत उम्र पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? 5 के उम्र को जोड़कर 5 से भागा दे दीजिएगा तो औसत उम्र आएगा, हां या ना? आएगा औसत उम्र। उसी प्रकार से जो टोटल फर्टिलिटी रेट निकाला जाता है, इसमें देश में जितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में किसी ने एक भी बच्चा को जन्म नहीं दिया, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को। तो देश की टोटल महिला और देश की टोटल महिला के द्वारा जो बच्चों को जन्म दिया गया है, देश में एक निश्चित समय अवधि में देश में महिलाओं के द्वारा जो बच्चों को जन्म दिया गया है, उस टोटल को अगर देश की कुल महिलाओं की संख्या से भागा दे देते हैं तो औसत निकल जाता है कि देश में प्रति महिला कितने बच्चों को जन्म दी है। देश में प्रति महिला कितने बच्चों को जन्म दी है? तो प्रति महिला औसत जन्म देने वाले बच्चों की जो संख्या होती है, उसी को TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, कुल प्रजनन दर कहते हैं, कुल प्रजनन दर कहते हैं। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 का निकालना है तो 5 की उम्र को जोड़कर 5 से भाग दे देंगे
तो उसी प्रकार से देश में टोटल जितना महिला है, महिला ने जितना बच्चा को जन्म दिया, बच्चों की कुल संख्या को भागा अगर आप महिलाओं की कुल संख्या से दे देंगे तो आपको टोटल फर्टिलिटी रेट निकल करके आ जाएगा कि औसत रूप में एक महिला कितना बच्चा को जन्म दे रही है। तो औसत रूप में भारत में वर्तमान समय में एक महिला 2.2 बच्चों को जन्म दे रही है। यानी मान करके चलिए कि भारत में एक महिला अभी 2 बच्चा को जन्म दे रही है, 2 या 2 से अधिक। तो मानव तो आधा पौने सवा तो होता है नहीं, लेकिन ये तो कैलकुलेशन का हिसाब है, तो 2.2 आपको मान करके चलना पड़ेगा। यानी 2 मान करके चलिए ना, 2, ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। आशा करते हैं अब आप टोटल फर्टिलिटी रेट समझे होंगे, हाँ या ना। इस बात को समझ करके याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है सीधे तौर पर। देखिए इस टॉपिक से जो है ना, जो कुछ टर्म है उस टर्म का परिभाषा आपसे पूछा जाता है। तो हर चीज का परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज है। अब आगे लिखिएगा 2 नंबर में, 80% प्रसव अस्पताल में होने चाहिए। 2 नंबर में 80% प्रसव, 80% प्रसव, 80%। हे भगवान, 80% प्रसव, प्रसव, हे भगवान, प्रसव 80% प्रसव अस्पताल में होने चाहिए, अस्पताल में होने चाहिए। और वही सरकारी अस्पताल में होने चाहिए। 80% प्रसव अस्पताल में होने चाहिए, या सरकारी अस्पताल, जो भी लिखना है लिखिए ना। और 80% प्रसव अस्पताल में होने चाहिए। आगे अगला पॉइंट, भारत 2045 ईस्वी तक भारत 2045 ईस्वी तक जनसंख्या में स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। भारत 2045 ईस्वी तक जनसंख्या में स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अब 2045 से बढ़कर कितना हो गया? 2070 हो गया, 2070 हो गया। आए? आए? कौन सी पर निर्भर है? ओ अच्छा, पढ़ते हैं आप, खा खा करके पेट आगे बढ़ा लिया। चलिए बताइए, भारत की नई जनसंख्या नीति कब आई? 2000 ईस्वी। भारत की नई जनसंख्या नीति कब आई है? 2000 ईस्वी। और इसमें क्या क्या लक्ष्य रखा गया था? पढ़ के बताइए। पढ़िए ना जी, पढ़ते का है ना आप लोग। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। ये तो 2000 ईस्वी के जनसंख्या नीति में था कि 2045 ईस्वी तक जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति को प्राप्त कर लेगा भारत, लेकिन इसकी अवधि अब बढ़ गई है। अब 2070 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त भारत कर सकेगा। ठीक है, तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, लिखिएगा भारत, स्टार मार के, भारत 2070 ईस्वी तक भारत 2070 ईस्वी तक जनसंख्या में स्थिरता
भारत 2070 ईस्वी तक जनसंख्या में स्थिरता को प्राप्त कर सकेगा। चलिए अब आगे आइए। आगे आइए, देखिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, हर जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर अलग अलग प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप इंडियन पॉलिटी पढ़े, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, हर जगह आपको मिलेगा। और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हम लोग जान लेते हैं। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट यानी एससी, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइबल यानी एसटी। एक तो पहली बात आप यह जानिए कि 2011 का आंकड़ा यह कहता है कि भारत की कुल आबादी का 16.6%, भारत की कुल आबादी का 16.6% एससी आबादी है, अनुसूचित जाति आबादी है। मतलब भारत में अगर 100 जनसंख्या है तो उसमें 16.6% एससी आबादी है। और एसटी आबादी की अगर आप बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी आबादी है। यानी 100 में से 8.6% लोग जो है आपको एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति हैं। अब देखिएगा, भारत के लगभग सभी राज्य में एससी एसटी आबादी पाई जाती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद है। इसका कुछ अपवाद है। कुछ भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर एससी आबादी नहीं पाई जाती है, और कुछ भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर एसटी आबादी नहीं पाई जाती है। जैसे अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां पर कोई भी एससी आबादी नहीं पाई जाती है, अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार से भारत में 2 राज्य, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा, ये 2 ऐसे भारतीय राज्य है, ये 2 ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर एसटी आबादी नहीं पाई जाती है, जहां पर एसटी आबादी नहीं पाई जाती है। ये सब अपवाद है, ये सब अपवाद है। इन अपवादों के अलावे भारत के सभी राज्य में एससी आबादी और एसटी आबादी दोनों प्रकार की आबादी पाई जाती है। एससी आबादी और एसटी आबादी दोनों प्रकार की आबादी पाई जाती है। अब एक होता है प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी, एक होता है जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी। प्रतिशतता और जनसंख्या में कुछ अंतर आप समझते हैं? प्रतिशत और संख्या, प्रतिशत और संख्या दोनों में कुछ अंतर होता है कि दोनों एक ही चीज होता है? आए अलग अलग होता है ना जी। हाँ, मैथ तो हमको आता है नहीं, तो मैथ वाले टीचर से आप अपना जान लीजिएगा क्या होता है, समझ गए? मैथ वाले सर का जो है एक बैच शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है जी? कब से? 19 सितंबर से।
अरे बोर्ड लगा हुआ है, देखिए कब से शुरू हो रहा है, देख करके बताइए तो। 19 सितंबर। समय क्या है? 5:30 से 7। हाँ, जिन लोगों को मैथ नहीं आता है, बड़ी सस्ता में मैथ पढ़ाया जा रहा है, मात्र 999 में, समझ गए। ऑनलाइन तो हमको लगता है 499 रुपया होगा। 5:30 से 7, 5:30 से 7, 7:30 बजे से आपका बैच रहता है, तो आप 5:30 से 7 में जो है मैथ का क्लास कर लेंगे। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है बैच, 5:30 से 7, समझ गए। जो भी मैथ नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं। बिहार दरोगा नहीं जी, सबके लिए बकलोल, सबके लिए ओवरऑल फाउंडेशन, ठीक है। चलिए अब अपना संख्या और प्रतिशत जानते रहिएगा, हम बता करके निकल रहे हैं। अब नहीं जानते हैं तो ये आपका दिक्कत है, मेरा दिक्कत नहीं, हमको मैथ आता है नहीं, समझ गए। चलने हमको नहीं आता है। चलिए है, अब आइए यहां पे, देखिए प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी पंजाब राज्य में है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी पंजाब राज्य में है, और संख्या के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी पंजाब राज्य में है, और संख्या के आधार पर सबसे अधिक एससी आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरी बात, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एसटी आबादी मिजोरम राज्य में है। मिजोरम का 100 में से 94 गो लोग एसटीए है, 94% एसटी आबादी मिजोरम में है। और संख्या के आधार पर सबसे अधिक एसटी आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है, समझ गए। तो याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। हेडिंग मारिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का भारत की कुल आबादी का 16.6% 16.6% अनुसूचित जाति 16.6% अनुसूचित जाति और 16.6% अनुसूचित जाति और 8.6% अनुसूचित जनजाति। भारत की कुल आबादी का 16.6% अनुसूचित जाति और 8.6% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है।
नीचे से लिखिएगा, स्टार मार के अगला पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां 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 अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। जहां अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। फुल स्टॉप। अगला, पंजाब और हरियाणा पंजाब और हरियाणा ऐसे भारतीय राज्य हैं पंजाब और हरियाणा ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पंजाब और हरियाणा ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पंजाब और हरियाणा ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पंजाब और हरियाणा ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति 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 वाला भारतीय राज्य प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला भारतीय राज्य पंजाब है। पंजाब है। कॉस्ट में 31% से अधिक 31% से अधिक कॉस्ट बंद तथा संख्या के आधार पर 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 सबसे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य तथा संख्या के आधार पर सबसे अधिक तथा संख्या के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य
अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। आगे अगला पॉइंट, प्रतिशतता के आधार पर, अगला पॉइंट, प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला, अनुसूचित जनजाति वाला भारतीय राज्य, अनुसूचित जनजाति वाला भारतीय राज्य मिजोरम है। मिजोरम है, कॉस्ट में 94%। मिजोरम है, कॉस्ट में 94%, कॉस्ट में 94%। वहीं संख्या के आधार पर, वहीं संख्या के आधार पर, वही संख्या के आधार पर, वही संख्या के आधार पर, वही संख्या के आधार पर सबसे अधिक वही संख्या के आधार पर सबसे अधिक वही संख्या के आधार पर सबसे अधिक सबसे अधिक वही संख्या के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य, अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। आगे हेडिंग मारिए, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। एकदम टाइम देख रहे हैं, लगता है किसी को टाइम दे क्या है काजी, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे एकदम बिलार जैसे। बिलार समझते हैं, सियार, भेड़िया, भालू, उसके जैसे चिल्लाते हैं। ठीक है, जो आप लोग को खराब लगता है उसका नाम नहीं लिए हम। चलिए चलिए इतना याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो लड़का या लड़की क्लास पढ़ाने के दौरान टाइम देखे, समझ लीजिए उसको पढ़ने में मन, उसका कुछ होना जानी, वो नालायक और निकम्मा है। चलिए बताइएगा 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? कितना प्रतिशत? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? कितना प्रतिशत? 8 पॉइंट। कौन दो ऐसे भारतीय राज्य है जहां अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन दो ऐसे भारतीय राज्य है जहां अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन दो ऐसे भारतीय राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? पंजाब। और कौन दो ऐसे भारतीय राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? चलिए अब ध्यान से बताइएगा,
प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला भारतीय राज्य, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला भारतीय राज्य, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, आगे प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला भारतीय राज्य कौन है? कौन है? और संख्या के आधार पर, पानी पी ले। हाँ, पानी पीने का टाइम नहीं दिया, इंटरनेट आ गया। आ गया जी, आ गया ना है? आ गया है ना जी, चलिए वो आगे लिस्ट में मिलेगा ना, याद करना लीजिएगा, काहे चिंता करते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, आप भारत में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आप देख रहे होंगे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। जैसे आप लोग शहर में रहते हैं, आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, समझिएगा। तो भारत की 100% आबादी का एक निश्चित हिस्सा शहर में निवास करती है और एक निश्चित हिस्सा गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। देखिए, जो गांव के लोग होते हैं वो पिछड़े हैं। गांव में ना आपको अच्छा सड़क मिलेगा, ना आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलेंगी, ना आपको अच्छी शिक्षा देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आप शहर की बात करेंगे, शहर में अच्छा रोड मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। और यही कारण है कि लोग धीरे धीरे गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। शुरुआती वर्षों में, यानी प्राचीन काल की अगर आप बात करेंगे तो शहर नाम का तो कोई चीज ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। फिर जो है हमारी जनसंख्या की वैसी आबादी जो पैसा कमाने की लालसा रखती है, जिसमें अच्छे से जीवन जीने की चाहत है, वो लोग शहर की ओर पलायन किए। और वर्तमान समय में तथा 2011 के आंकड़ों की हम बात करें तो 2011 का जो आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा यह बताता है कि भारत की कुल आबादी का 31.2% जनसंख्या शहर में निवास करती है। 31.2% जनसंख्या शहर में निवास करती है। बाद बाकी जितनी जनसंख्या है सब गांव में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 68 ठीक है 68.8। तो 2011 दोनों को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। वही हम जोड़ रहे थे, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 आ रहा है तो मतलब ठीक है, 100 नहीं आ रहा है तो मतलब गलत है। तो भारत की कुल आबादी का 31.2% आबादी 2011 के आंकड़ों के अनुसार शहर में निवास करती है और 68.8% आबादी 2011 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अब देखिए, शहर में एक शहर होता है, यानी अंग्रेजी में सिटी होता है। एक शहर होता है, अंग्रेजी में सिटी।
एक महानगर होता है, अंग्रेजी में मेट्रोपॉलिटन सिटी, और एक मेगा सिटी होता है, एक मेगा सिटी होता है। और सब में अंतर होता है, सब में अंतर होता है। शहर का अलग परिभाषा है, सिटी का अलग परिभाषा है, महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी का अलग परिभाषा है, और मेगा सिटी का अलग परिभाषा है। अगर बात करें शहर या सिटी का, दूसरा महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिटी का, और तीसरा मेगा सिटी, मेगा सिटी। क्या होता है इसको आप समझिएगा। वैसे नगरीय क्षेत्र, वैसे नगरीय क्षेत्र जहां की आबादी 1 लाख से अधिक हो, वैसे नगरीय क्षेत्र जहां की आबादी 1 लाख से अधिक हो, उसे शहर कहा जाता है, उसे शहर कहा जाता है। जैसे खगड़िया एक शहर है, सहरसा एक शहर है, सुपौल एक शहर है, दरभंगा एक शहर है, छपरा एक शहर है, सारण एक शहर है, नवादा एक शहर है, शिवहर एक शहर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद महानगर, वैसे शहर, गौर कीजिएगा, वैसे शहर जहां की आबादी 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो, वैसे शहर जहां की आबादी 10 लाख से अधिक हो, उसको महानगर कहा जाता है। जैसे बंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, यह सब महानगर के श्रेणी में आता है, यह सब महानगर के श्रेणी में आता है। और भारत में महानगरों की कुल संख्या 53 है, 53 महानगर है, 53 महानगर है। कितना है? 53 महानगर है। पूरे भारतवर्ष में 53 ऐसे शहर है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है, अर्थात 53 ऐसे शहर है जो महानगर की श्रेणी में आता है। उसमें बिहार का एकमात्र पटना आता है, बिहार का एकमात्र शहर पटना महानगर में आता है, उसके अलावा बिहार का कोई नहीं आता है। सिर्फ पटना की आबादी ही 10 लाख से अधिक है, बाद बाकी बिहार के किसी भी शहर की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। इसके बाद आगे है मेगा सिटी। मेगा सिटी की हम बात करें तो वैसे महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक हो, वैसे महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक हो, उसी को मेगा सिटी कहा जाता है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मात्र 3 मेगा सिटी है, भारत में मात्र 3 मेगा सिटी है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और, क्लियर है? याद रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर और थोड़ा सा जानिए आप। अगर आप प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी वाला भारतीय राज्य है गोवा।
प्रतिसत्ता के आधार पर, प्रतिसत्ता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य है गोवा। और जनसंख्या या संख्या के आधार पर, जनसंख्या या संख्या के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। वही ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी ग्रामीण जनसंख्या ही है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। और संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। संख्या या जनसंख्या, संख्या या जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। बात कुछ समझ में आया? ये सब गया ऊपर से, आ गया। लिखिए, लिखिएगा 2000 नहीं, हमारा माथा पर से हम आपके मजाक करने में लगते हैं, उठा उठा के पटकेंगे हम, कपार कान फूट जाएगा। हाँ, हम समझ गए हैं उसको, अब हम टारगेट पे ले लिए हैं, उसका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। हम देख लिए हैं कौन बोला है, ठीक है, इलाज आपका जल्दी होगा जो भी बोले हैं, आपको चिंता नहीं करना। लिखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का 31.2%, इकतीस पॉइंट दो प्रतिशत 31.2% शहरी आबादी है। 31.2% शहरी आबादी है, वही 68.8% ग्रामीण आबादी है। वही 68.8% ग्रामीण आबादी है। अड़सठ 68% ग्रामीण आबादी है, 68.8% ग्रामीण आबादी है। आगे लिखिए शहर, शहर नीचे से लिखिए शहर, शहर कॉस्ट में सिटी, कॉस्ट में सिटी, कॉस्ट में सिटी।
शहर डैश देकर, वैसे नगरीय क्षेत्र, वैसे नगरीय क्षेत्र, वैसे नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो, एक लाख से अधिक आबादी हो, उसे शहर कहा जाता है। फुल स्टॉप। जैसे जैसे सहरसा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा इत्यादि, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा इत्यादि। आगे महानगर, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर। वैसे शहर, वैसे शहर जिसकी आबादी वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो महानगर कहलाती है। वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। जैसे पटना, अहमदाबाद, बंगलुरु इत्यादि, जैसे पटना, अहमदाबाद, बंगलुरु, लखनऊ इत्यादि, जैसे पटना, अहमदाबाद, बंगलुरु, लखनऊ इत्यादि। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब लिखिए हीरो सब, सुनिए अब यहां पे सुनिए, पहले लिखिए एक पॉइंट। 2011 के आंकड़ों के अनुसार के आंकड़ों के अनुसार भारत में महानगरों की कुल संख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महानगरों की कुल संख्या
2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महानगरों की कुल संख्या 53 है। जिसमें बिहार में एकमात्र महानगर पटना है। जिसमें बिहार में एकमात्र महानगर पटना है। जिसमें बिहार में एकमात्र महानगर पटना है। पटना है, पटना है, पटना है, फुल स्टॉप। हाँ, आप लोग का दिमाग बहुत गंदा है। मतलब अच्छा इन्वायरमेंट में नहीं जिए हैं, ये सब आप दिखाते हैं। ठीक है, ये सब आपके संस्कार का परिचय है कि गंदा संस्कार है आपका, गंदा इन्वायरमेंट में आपका पालन पोषण हुआ है। ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। देखिए, सुनिएगा यहां पर। अब देखिए 53 गो महानगर है ना हो, इसमें 10 लाख आबादी से 40 लाख आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 44 है और 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 9 है। 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 44 है और 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 9 है। यह भी एक पॉइंट लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक और 40 लाख से कम 10 लाख से अधिक और 40 लाख से कम आबादी वाले महानगरों की संख्या आबादी वाले महानगरों की संख्या 44 है। आबादी वाले महानगरों की संख्या 44 है। तो वहीं 40 लाख से अधिक तो वहीं 40 लाख से अधिक तो वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाले तो वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाले तो वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या तो वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या नौ है। अब आगे हेडिंग मारिए मेगा सिटी डैश देकर लिखिएगा। वैसे महानगर जिसकी आबादी वैसे महानगर जिसकी आबादी वैसे महानगर जिसकी आबादी वैसे महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है 1 करोड़ से अधिक है
मेगा सिटी कहा जाता है? आगे स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा। स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3 महानगर है, मेगा सिटी है। सॉरी 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3 मेगा सिटी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3 मेगा सिटी है। 1 नंबर में कोलकाता, 2 नंबर में दिल्ली, 3 नंबर में मुंबई, और जानते हैं जो मुंबई शहर है यह सालसेट द्वीप पर है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर है। भारत में सैकड़ों की संख्या में द्वीप है। भारत में सभी द्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या या आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। यानी भारत में सालसेट द्वीप पर सबसे अधिक मानवीय जनसंख्या निवास करती है, सबसे अधिक आबादी निवास करती है। आप इस बात को याद रखिएगा। यह प्रश्न हमको लगता है एसएससी रेलवे दोनों इस प्रश्न को पूछा है। नीचे से नोट देकर के इस पॉइंट को आप लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, आबादी के कॉस्ट में जनसंख्या लिख लीजिए। बहुत विद्यार्थी आबादी नहीं समझेगा तो जनसंख्या समझेगा, समझ गए। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। इस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप है। इस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। इस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। अब आगे लिखिएगा। प्रतिशतता के आधार पर आगे लिखिएगा स्टार मार के। प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भारतीय राज्य प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, नगरीय जनसंख्या वाला भारतीय राज्य गोवा है। वहीं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक आबादी वाला, वही जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भारतीय राज्य, वही जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है।
वहीं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। वहीं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, प्रतिशतता के आधार पर, अगला पॉइंट, प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। वहीं जनसंख्या के आधार पर, वहीं जनसंख्या के आधार पर, वहीं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। अब सुनिए, इसको याद करवाएंगे। अभी जितना बताएं उससे पहले तो याद करवा दिए हैं, और पिछले क्लास में होमवर्क नहीं पूछे थे और होमवर्क दिए भी थे। क्या दिए थे होमवर्क? चैप्टर नंबर 2 का पूरा सब्जेक्टिव, भारत के पर्वत पठार मैदान के पूरा सब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव भी, सिर्फ सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव दिए थे। चलिए ठीक है, तो पूछेंगे। अब सुन लीजिए, और जो है इससे आगे होमवर्क भी देंगे। जो लड़का ऊपर से नीचे उतर रहा है, जो भी स्टाफ उस्टाफ है, उसको पकड़िए और उसको पकड़ के उसका आई कार्ड छीन करके हमको दीजिए। अब अगली बात सुन लीजिए। जो भी ऊपर में या उससे ऊपर में पढ़ रहे छात्र हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ने वाला है, तो उनमें से 10 छात्र आ जाइए, जिससे हम सवाल पूछेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी पूछेंगे। 1 का ऑब्जेक्टिव था, 2 का सब्जेक्टिव था। 1 का ऑब्जेक्टिव था और 2 का सब्जेक्टिव था। तो ऊपर वाले क्लासरूम या उससे ऊपर वाले क्लासरूम में जितने भी छात्र हैं, सब लोग आ जाइए नीचे। जिनको लगता है कि पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, सच में मेहनत करते हैं, मां बाप का नाम रोशन करेंगे, तो वो आ जाइए। उनसे हम सवाल पूछेंगे जो होमवर्क दिए हैं वो, और लास्ट में होमवर्क जो है, नया होमवर्क हम आपको देंगे। ठीक है? अब आइए यहां पर याद करते हैं पहले। हम काहे ऊपर जाएंगे? ऊपर में जो 10 को पढ़ने वाला होगा आ जाएगा। हाँ, एकदम 100% नालायक निकम्मे होगा तो नहीं आएगा। समझ गए? बताइए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरी आबादी 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी, वैसे नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, क्या कहलाता है?
वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है क्या कहलाता है? वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है क्या कहलाता है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या, बिहार में कितना महानगर? बिहार में वैसे महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक को क्या कहलाती है? वैसे महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक को क्या कहलाती है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितना मेगा सिटी? कौन कौन? दिल्ली मुंबई और हो गया। दिल्ली मुंबई और कोलकाता। सबसे अधिक मानव आबादी वाला द्वीप, सालसेट द्वीप। सबसे अधिक मानव आबादी वाला द्वीप। क्लियर है? आगे आइएगा। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी कहां? गोवा। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी कहां? प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक शहरी आबादी। जनसंख्या के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक ग्रामीण आबादी। और सबसे अधिक जनसंख्या में सबसे अधिक। क्लियर है? ऊपर में बताइए, कम से कम सब क्लासरूम मिलाकर के ऊपर में 1000 से ज्यादा छात्र बैठता है, उसमें से 10 को बुलाए हैं, क्या गो आया है? 3 3 6 7 गो, मतलब 1000 में पढ़ने वाला 7 गो। ठीक है, ये तो 1% से कम हो गया, नहीं हुआ? सब नालायक निकम्मे सब है का जी? दीजिए कॉपी दीजिए। कॉपी तो मस्त बनाए हैं जी। 8 गो हुआ, 9 गो हुआ। बताइए, हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में है। म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है? शांत रहिए। क्या? सिंधु से सतलज नदी तक जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता? सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? ट्रांस को बृहद से आईटी। चलिए बताइए, अन्नपूर्णा पर्वत कहां है? न्योरा घाटी कहां है? चलिए साइड हो जाइए, ठीक है। बताइए अब आप, कंबम घाटी कहां है? हाँ है ना, तमिलनाडु में। पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? काराकोरम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? अनाई मोदी। बहुत बढ़िया। सह्याद्री पर्वत को 2 भाग में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती? 16 डिग्री। बहुत बढ़िया, साइड हो जाइए, ठीक है। आ जाइए, महेंद्रगिरी पर्वत कौन राज्य में है? ओडिशा। बहुत बढ़िया। बरदा पहाड़ी कौन राज्य में है? बरदा पहाड़ी, बरदा गुजरात। बहुत बढ़िया। कालसुबाई कौन राज्य में है? महाराष्ट्र। कहां है? लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे कश्मीर में क्या कहा जाता? मर्ग। वही, ठीक है। उत्तराखंड या उत्तराखंड में क्या कहा जाता? बुगियालिया। यार ठीक है, ठीक है, साइड हो जाइए। मुंबई को पुणे से कौन दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से, पुणे से। एक बार में बोलिए, मुंबई को पुणे से कौन दर्रा जोड़ता है?
बोरघाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की लंबाई, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी कौन राज्य में है? जिनका हो गया है जा सकते हैं, कॉपी वाले रुक जाइए, ठीक है। जो आया है वो तो पढ़वे किया होगा तब वो आया है, नहीं तो वो थोड़े आता। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम में। चलिए आगे बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, बहुत बढ़िया। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करती है, हाँ या ना? दाफला मीरी अबोर मिसमी कौन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। भुवन पहाड़ी कौन राज्य में है? भुवन पहाड़ी असम, बहुत बढ़िया। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, बहुत बढ़िया, साइड हो जाइए। चलिए आप बताइए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी? K2, बहुत बढ़िया। हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, साइड हो जाइए, जाइए अब आप बताइए युथांग घाटी कौन राज्य में है? युथांग घाटी किस राज्य में है? सिक्किम में है, सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्य में है, 6 राज्य का नाम बोलिए। पश्चिमी घाट बोल रहे महाराज, उधर ओडिशा और कहां चले गए आप? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार 4 राज्य में है, चारों का नाम बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु। सेबड़ा पहाड़ी कौन राज्य में है? तमिलनाडु में, साइड हो जाइए। आप बताइए नीलगिरी क्षेत्र में कौन जनजाति पाई जाती है? टोडा, टोडा जनजाति, ठीक है। आगे बताइएगा। ये लड़का का कॉपी बड़ी शानदार बना है, मस्त कॉपी बनाया है ये लड़का। ऐसा कॉपी तो हम उन्हें बनाए अपने जीवन में, एकदम सब चीज बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से लिख ले, ठीक है। न्यूमूर द्वीप को लेकर किस 2 देश के बीच विवाद है? भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा रुकिए ना, क्वेश्चन कहां पूछा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन है। कौन है? बेरन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई है? 1960 में। पढ़िए महाराज, साइड हो जाइए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, साइड हो जाइए। आगे बताइए आप। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती अंटार्कटिका में स्थित क्या है? शोध संस्थान। क्या है? शोध संस्थान। आगे बताइएगा। पालकोंडा की पहाड़ी कौन राज्य में है?
आंध्र प्रदेश। कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों का विस्तार है? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत? कार्डमम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरावली पर्वत कौन राज्य में है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? गुरु। बहुत बढ़िया, साइड हो जाइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा। नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलंग। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? लघु हिमालय को शिवालिक MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग? शिवालिक। ठीक है। एपी पर्वत कहां है? गारो खासी जयंतिया, मिजो पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी? लेमाटोल मणिपुर में है। दून घाटी कौन राज्य में है? उत्तराखंड। अराकू घाटी? आंध्र प्रदेश। कहां है? चलिए ठीक है, जाइए। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले विद्यार्थी में सिर्फ एगो गड़बड़ रहा, बाद बाकी सबका बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, सिर्फ एगो गड़बड़। अब लड़की से पूछेंगे। ठीक है, एगो लड़का एगो लड़की। खड़ा हो जाइए। हाय, नहीं क्लास किए हैं? कहाँ घास छिलने गए थे? बाद में आए थे? ओ अच्छा, ठीक है। ऐ लड़की, ऐ खड़ा हो जाइए। ऐ लड़का, ऐ खड़ा हो जाइए। बताइए, शेषाचलम की पहाड़ी कौन राज्य में है? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा, सिरुमलाई कौन राज्य में है? नालायक, निकम्मा है, चप्पल खाने वाला है। लड़की से सैंडल से पिटवाएंगे हम। आए आंध्र प्रदेश मारेंगे, एक चट गाले लाल हो जाएगा। तमिलनाडु में। बैठ जाइए। एकदम नालायक, निकम्मा है, खा खा करके मोटा आ गया, भैंसा बन गया। पढ़ेगा लिखेगा तब ना शरीर कम होगा। पढ़ता लिखता हाइए न है तो शरीर खाक कम होगा। खड़ा होइए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी? बोलिए आप। दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वही दोदा बेटा ही है। दोदा बेटा ही है। चलिए आगे बताइएगा आप। कौन ऐसा पर्वत श्रेणी है जो भारत को उत्तरी भारत दक्षिणी भारत में बांटती है? विंध्याचल। बैठ जाइए, दोनों बैठ जाइए। एकदम नालायक, निकम्मा सब है। चप्पल से कुटाई करने वाला है तू लोग, समझ गया? चप्पल से मारेंगे, वो भी सीधे गाल में। एकदम नया चप्पल है, बैठेगा सटासट गाल पे है। जवाब देने में तो नानी याद आता है, हल्ला करने में कैसे बिलार के जैसे हल्ला करते रहता है। खड़ा बैठिए। चश्मा वाली, खड़ा हो जाइए। खड़ा होइए। हाँ बोल दीजिए, नहीं पढ़े हैं, मारेंगे हम एक चट, गाले लाल हो जाएगा। बोल दीजिए नहीं पढ़े हैं। बताइए। एगो लड़का खड़ा होइए। अब कौन कौन खड़ा होइएगा? खड़ा होइए उधर, खड़ा उधर उधर उधर। अब आगे वाले बैठिए।
उसके जस्ट पीछे, हाँ खड़ा हो जाइए। हाँ बोल लीजिए, नहीं पढ़े हैं, मारेंगे, उठा के पटकिए देंगे हम। सबको हम पहचानते हैं, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। आप भरम में मत रहिए। अकबर के बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम हमको याद है, और जो डेली क्लास करता है वो हमको नहीं याद रहेगा ना। अच्छा बताइए, आपसे है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र राज्य में क्या कहा जाता है? शांत रहिए। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र राज्य में क्या कहा जाता है? क्या? सह्याद्री। आगे बताइएगा। भारत कौन कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में, उष्ण शीतोष्ण दोनों, ठीक है। आगे बताइएगा, कंचनजंगा पर्वत कौन राज्य में है? सिक्किम, ठीक है, बैठ जाइए। बताइए, दर्रा भी तो इसी चैप्टर में होगा जी। तुझू दर्रा कौन राज्य में है? शांत रहिएगा। तुझू दर्रा कौन राज्य में? सेनकोटा घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? एकदम नालायक निकम्मा है ये सब, ठीक है। बोल दीजिए, नहीं पढ़े हैं, चप्पल से तो गाल लाल कर देंगे हम। बोल करके देखिए ना एक बार, नहीं पढ़े हैं? किन्नौर घाटी कौन राज्य में है? क्या? तमिलनाडु। किन्नौर घाटी तमिलनाडु में, अच्छा। बोल लीजिए, नहीं पढ़े हैं? कहां? बीच में चले गए थे ससुराल, तबीयत खराब था, बच गए। ये पेट का है आगे फेंक रहा है। पेट जिसका फेंक रहा है, निशानी है, वो पढ़ता न, वो पक्का 9-10 बजे सुबह में उठता है और खूब खाता है। खाने से मतलब है, पढ़ने लिखने से कुछ न। एकदम पृथ्वी पर का बोझ सब है ये सब। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। अब बैठ जाइए नालायक निकम्मा सब। अगला होमवर्क सुनिए। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करवाना दिए थे, अब तो टाइम हो गया। आज ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, आए तो ठीक है, लगा हुआ है, अब टाइम बहुत हो गया है। अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अगला होमवर्क क्या है सुन रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव, भारत के पर्वत पठार मैदान का पूरा ऑब्जेक्टिव याद करके आना है, वो पूछेंगे हम, ठीक है। चलिए हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। किसका है? किसका है? किसका है जी? टेस्ट होगा, जल्दी होगा। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, इसके बाद आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी भाइयों एवं बहनों।